नमस्ते दोस्तों। आइए विष्णु खरे द्वारा लिखा गया पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ते हैं। आदरणीय विष्णु खरे जी जैसे महान लेखक ने चार्ली चैपलिन पर यह जो पाठ लिखा है, यह उनका जो लेख है, यह हमें बताता है कि किस प्रकार से भयंकर गरीबी में चार्ली चैपलिन ने जीवन जिया और करोड़पति अभिनेता तक का सफर तय किया। एक करोड़पति अभिनेता बनने से पहले उनके जीवन में जो संघर्ष थे और जिस तरह से उन्होंने अभिनय की इस कला को फिल्मों में आजमा कर और इस कला के माध्यम से दुनिया को बहुत कुछ दिया और आगे भी देता रहेगा। और सबसे बड़ी जो चार्ली चैपलिन की देन है वह यह है कि फिल्मी संसार को, फिल्म के अभिनय को आम आदमी के लिए लोकतांत्रिक बना देना। चार्ली चैपलिन के जीवन से हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है और उनके जीवन संघर्ष से हर कोई प्रेरणा ले सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। देखिए, पहला ही पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहले आया हुआ है, इसलिए इसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। इसको पढ़कर समझते हैं। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। ये बात जब लिखी गई है वो 1989 की है। 1989 में 1989 में ये बात लिखी है जब उनकी फिल्म के 75 वर्ष पूरे हो गए। अगर हम 89 में से 75 कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो पता चलेगा कि उनकी फिल्म को 75 वर्ष पूरे हुए। तो ये जो 16 अप्रैल 1989 को इनके जन्म के 100 साल पूरे हुए और फिल्म के 75 वर्ष पूरे हुए, यानी फिल्म पहले बनी होगी 1914 में। देखिए, आगे लेखक कहता है कि मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष तो पूरे हुए ही, पौन शताब्दी बोलते हैं। एक शताब्दी में 100 साल, तो पौन शताब्दी में 75। तो पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है। मतलब 1914 से लेकर 1989 यानी 1989 तक चार्ली चैपलिन ने इतने लंबे साल तक का जन जागरण किया, अपनी फिल्मों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया। 5 पीढ़ियां मुग्ध होकर चुके हैं। ये बहुत बड़ा समय भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है? समय को, उसकी परिधि को लांघ जाना, मतलब एक पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक का सफर, कि इतने समय तक किसी एक कलाकार का लोकप्रिय होना, यही है समय को लांघ जाना, भूगोल का लांघ जाना। यानी चार्ली ने कहां जन्म लिया, किस देश में लिया और पूरी दुनिया में वो लोकप्रिय हो गया। इसको कहते हैं भूगोल को लांघ जाना। संस्कृतियों की सीमाओं से भी खिलवाड़ करना, इसका मतलब है कि पाश्चात्य संस्कृति और पूर्व की संस्कृति, सारी संस्कृतियों के लोगों में लोकप्रिय होना। इस प्रकार चार्ली ने समय, भूगोल और संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ किया और खिलवाड़ करते हुए, यानी इन सब को पार करते हुए, इनसे ऊपर उठते हुए चार्ली भारत के लाखों बच्चों में लोकप्रिय है, जो उसे अपने वृद्धावस्था तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है, वहां तो बार बार इसको बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टीवी और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को कहीं घड़ी सुधारते, जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में की रीलें भी मिली है जिनका उपयोग नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ है, उनके बारे में कोई जानता भी नहीं था पहले। अगर उनका उपयोग किया जाएगा तो अभी चार्ली चैपलिन पर लगभग 50 साल तक काफी कुछ कहा जाएगा। ये बात कही गई है 1989 में। 1989 से और 50 साल तक, यानी 2040 तक कुछ कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर फिल्मों में मस्तिष्क, चिंतन और दिमाग का उपयोग होता है और अनेक प्रकार के उसमें चीजें होती है जो अभिनय की कला को और डिप्लोमेसी को बताती है।
लेकिन चार्ली की फिल्में इमोशनल है, उनका इमोशनल होना ही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। उन फिल्मों में कौन कौन सी है? मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर केलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियनबॉड, द सेक्रीफाइस। ये फिल्में दर्शक से एक बड़े एहसास की मांग करती है, एक इमोशनल होना मांगती है। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने का मरीज भी देख सकता है और विकल मस्तिष्क को लोगों को लेकर के आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी एक ही स्तर पर और कहीं सूक्ष्म रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। यानी अलग अलग स्तर पर हर किसी उम्र का और हर किसी मेंटल लेवल का व्यक्ति चार्ली चैपलिन की फिल्मों को देखकर आनंद ले सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बुद्धिमान हो या मेंटल प्रॉब्लम वाला हो, सब आनंद ले सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जहां से मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, कई बार परीक्षा में आया है। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह कारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र की गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बता देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूं, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, ये चार्ली चैपलिन की हकीकत है। और बाद में भयंकर गरीबी और मां का पागलपन, इनसे संघर्ष करते हुए साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, सामंतशाही, इन सब के द्वारा इसको ठुकराना, दुरदुराना, दुत्कारना, इन सब से चार्ली चैपलिन को जो जिंदगी में वैल्यूज मिली, जीवन मूल्य मिले, वो करोड़पति होने के बावजूद भी जिंदगी भर चार्ली चैपलिन में रहे। मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस चार्ली चैपलिन के चैप्टर का, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने का मतलब क्या है, इस पर प्रश्न भी दिया हुआ है टेक्स्ट में। फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने का मतलब है आम जनता के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए फिल्म कला का महत्व, उसमें सहभागिता, सक्रियता और उसमें आनंद लेना, ये अगर संभव किया किसी ने तो चार्ली चैपलिन ने किया। क्योंकि इससे पहले एक विशेष वर्ग के लोग फिल्में बनाया करते थे और एक विशेष वर्ग के लोग फिल्में देखते थे, लेकिन चार्ली चैपलिन की फिल्में आने के बाद एक गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी फिल्मों में, फिल्म कला में, अभिनय में भी स्थान मिला और फिल्म देखने का जो एक क्या कहते हैं परिधि थी उसको भी पार गया, उस दीवार को भी तोड़ा चार्ली चैपलिन ने। फिर चार्ली चैपलिन के बाद ही सारी वर्ण व्यवस्था टूटी। हर जाति का, हर समाज का, हर वर्ग का, हर उम्र का, हर मेंटल लेवल का व्यक्ति फिल्मों के साथ जुड़ा। ये सबसे बड़ी देन है चार्ली चैपलिन की। देखिए, चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं वह अन्य संस्था के कई लोग ऐसे हैं जो जिनको पसंद नहीं आया चार्ली चैपलिन ने जो लोकतांत्रिक तरीके से फिल्मों को स्थान दिया, तो कई लोगों को धक्का लगा, उनको उनके अहम को चोट लगी। तो उन्होंने क्या किया, वो गैर बराबरी चाहते थे, खुद को श्रेष्ठ समझते थे। ऐसे जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी ग्रुप थे, जो समूह थे, जो तंत्र थे, वो गैर बराबरी चाहते थे। उन्होंने चार्ली चैपलिन की फिल्मों की भी आलोचना की, उसकी भी मजाक उड़ाई। लेकिन चार्ली चैपलिन भीड़ के उस बच्चे की तरह सबके सामने आया जिसने बता दिया कि हम में और तुम में कोई भेद नहीं है, राजा भी वैसा ही है जैसा ही मैं हूं, अगर अंतर है तो केवल कपड़े का है ना, शरीर से सब एक जैसे हैं। ये इसका कथन का मतलब है। कोई भी शासक, कोई भी राजा, तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता है ना। देखिए, एक इसकी जो मां थी परित्यक्ता थी। परित्यक्ता का मतलब होता है पति के द्वारा त्याग दिया जाना। ये अपनी मां के साथ रहा और इसकी मां दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी। दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का मतलब जो मुख्य अभिनेत्री होती है, मान लो माधुरी दीक्षित कोई नृत्य कर रही तो उसके साथ में बाकी जो नृत्य करती है वो दूसरे दर्जे की अभिनेत्री मानी जाती है। तो इस प्रकार इसकी मां भी दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। बाद में वो भयंकर गरीबी से गुजरी
और पागल तक हो गई। और उस पागलपन से भी चार्ली चैपलिन ने संघर्ष किया, अपनी माँ के साथ रहा, माँ का देखभाल की ऐसी स्थिति में भी। और बड़े बड़े साम्राज्य वाले लोगों ने और क्रांति और पूंजीवाद और सामंतशाही से मगरूर, उसके घमंड में चूर लोगों ने इसे कभी साथ नहीं दिया चार्ली चैपलिन का, इसको हमेशा दुत्कारा, इसको हमेशा अवॉइड किया। लेकिन इन सारी सिचुएशन से उभर कर चार्ली चैपलिन जब सफल हुआ तो उसको जिंदगी के बहुत सारी वैल्यूज सीखने को मिली। और अरबपति करोड़पति बनने के बाद भी चार्ली चैपलिन ने वो इंसानियत की भावना और उन मूल्यों को अपने जिंदगी में बनाए रखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों, और सब इस पे प्रश्न या पैराग्राफ जरूर आ सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा विशेष बल देकर इसे समझाया। आगे बढ़ते हैं। अपनी नानी की तरफ से जो चार्ली चैपलिन था वो खाना बदोशों से जुड़ा हुआ था, वो अलग समाज के थे। और इसके पिता जो थे वो यहूदी समाज से थे। इसकी जो नानी थी वो कहा जाता है कि वो सुदूर रुमानी संभावना ये है, रुमानी संभावना कि शायद वो खाना बदोश औरत में जो भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जितने भी जिप्सी थे जिनका संबंध चार्ली चैपलिन के जीवन से था, वो जिप्सी सारे भारत से ही गए हुए थे और अपने पिता की तरफ से ये यहूदी थे। इस तरह से एक जटिल परिस्थिति थी इनके जीवन में जो चार्ली को हमेशा एक बाहरी और घुमंतु चरित्र बना दिया। ये देखिए चार्ली चैपलिन का जो चित्र है, इसमें वो एक अभिनय कर रहे हैं। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतु चरित्र बनाया। वो मध्यम वर्गीय बुर्जुआ या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य नहीं अपना सके। उन्होंने उनके जो जीवन मूल्य थे वो निम्न वर्ग के लोगों से ही आए। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प जो इनकी फिल्म है उसमें एक खाना बदोश और आवारागर्द की प्रस्तुत की है। और ये जो ट्रैम्प इनकी पिक्चर थी, हमारे राज कपूर जो थे, राज कपूर फिल्म्स के, उन्होंने आवारा जो फिल्म बनाई थी वो एक तरह से ट्रैम्प का ही ट्रांसलेशन था। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने, नहीं फिल्म कला के कई उस्तादों ने, समीक्षकों ने, मानविकी के विद्वानों ने, मानविकी यानी कला के जो आर्ट्स के विद्वान हैं, उन्होंने नेति नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। नेति का मतलब इतना ही काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं है, न इति न इति। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। ये भी एक यहां से जो लाइन शुरू हो रही है, ये भी हमने अंडरलाइन नहीं की लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंश है इस पाठ का, कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। कला दोस्तों कौन सी भी हो, अभिनय कला हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, वक्ता की कला हो, वक्तृत्व कला हो, कोई भी कला हो, ये नैसर्गिक रूप से एक इंसान के अंदर जब जन्म लेती है तब सिद्धांत बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले से बनाए हुए सिद्धांत से कोई कला जन्म ले ले, ये बड़ा मुश्किल होता है। कलाकार पहले आता है, उसके बाद किसी कला के सिद्धांत बनते होंगे। करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपने पेट को दुखा लेते हैं। उन्हें मेल ओटिंगर या जेम्स एजी की बेहद सार्वगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। ये उन लोगों के नाम है जो फिल्मों की आलोचनात्मक लेख लिखते हैं और आलोचनाएं करते हैं और उनका श्रेणी निर्धारण करते हैं कि कौन सी फिल्म किस लेवल की है। उससे चार्ली को कोई मतलब नहीं था। चार्ली को समय और भूगोल से अगर काट कर देखते हैं वो लोग, जो देखते हैं उसकी ताकत अब भी जो की त्यों बनी हुई है। चार्ली की जो शक्ति है वो पहले जितनी थी, उसकी फिल्मों का जो प्रभाव था अभी भी उतना ही है, और जिस देश में था उससे बाहर भी उसका प्रभाव उतना ही है। यह कहना कि चार्ली में खुद को देखते हैं तो दूर की कोड़ी लाना है, लेकिन बेशक चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों को चार्ली के जीवन में, अभिनय में कहीं ना कहीं अपने जीवन की परिस्थितियां दिखती है, उन्हें चार्ली जाना पहचाना लगता है। जिस मुसीबत में वो अपने को हर 10वें सेकंड में डाल देता है वह बड़ी सुपरिचित लगती है। कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि? देखिए ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट अंश है कि कला में क्या बेहतर है, हमारी बुद्धि को जो मोटिवेशन देने वाली फीलिंग्स होती है वो,
या हमारी फीलिंग्स को जो उकसाती है वो बुद्धि। उसने भावना को चुना। चार्ली की फिल्म में भावना प्रधान थी, उसके कारण थे। चार्ली की जिंदगी में दो घटनाएं हुई थी, ये इस पाठ की बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। इसको आप समझ लीजिए दोस्तों कि बचपन बचपन की दो घटनाओं का चार्ली चैपलिन पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। एक बार जब वे बीमार थे, तब उनकी मां ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबिल से पढ़कर सुनाया था। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते मां और चार्ली दोनों रोने लगे। फिर से मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बचपन की दो घटनाएं थी। पहली घटना क्या थी कि जब वो बीमार थे तो उनकी मां ने उनको ईसा मसीह की पूरी जीवन की घटनाएं पढ़कर सुनाई। तो उसमें जब ईसा के जीवन से लेके लास्ट में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है, यह विषय जब आया और ये कहानी जब उन्होंने सुनी इस घटना को, तो उनकी मां और चार्ली दोनों इतने इमोशनल हो गए कि दोनों रोने लगे। अपनी जो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी चैपलिन ने लिखी है उसमें वो लिखते हैं कि ओकले स्ट्रीट नाम की जगह में जो एक तह खाना है, उसके अंधियारे कमरे में मां ने मेरे सामने संसार की वह सबसे दयालु ज्योति उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को उनके महानतम समृद्धतम विषय दिए हैं, स्नेह, करुणा और मानवता। देखो चार्ली की जिंदगी में उसके अभिनय में जो करुणा और स्नेह और इंसानियत है वो कहां से आई, जिसे दूसरे दर्जे की अभिनेत्री कहा जाता है। उस माँ में इतना ज्ञान था, वो माँ इतनी इमोशनल थी कि जब उसने कहानी सुनाई तो ये कहानी के माध्यम से उस माँ ने चार्ली में संस्कार डाल दिए, उसके हृदय को इतना प्रभावित कर दिया। कितनी इंपॉर्टेंट घटना है। और दूसरी घटना भी कम मार्मिक यानी हृदय को छूने वाली है। देखिए आप, बहुत अधिक हृदय को छूने वाली दूसरी घटना है। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ा के भागी और उसको पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगाने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और फिर उस कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ कसाई खाने में क्या हाल होगा। वह रोता हुआ माँ के पास गया, दौड़ा, और माँ उसे मार डालेंगे, मार डालेंगे। और बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वसंत की उस बेलोस दोपहर और वो उस मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही, और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ने तो कहाँ मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी। त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की, यानी उनकी बाद में जो फिल्में आई उन फिल्मों में चार्ली चैपलिन के जीवन की यह घटना है। एक तो ट्रेजेडी कि किसी भेड़ को कसाई खाने में ले जाना और उस भेड़ को पकड़ने के लिए दौड़ना, वह हास्य होता है। और ट्रेजेडी उसके साथ ये है कि उसको ले जाकर उस भेड़ को जो है काट दिया जाता है। ये ट्रेजेडी और हास्य दोनों एक साथ, ये बहुत कम जगह मिलता है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। ये हाईलाइट किया हुआ अंश भी पहले परीक्षा में आया है, हम इसको देखते हैं। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति में साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं, संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारत की परंपराओं में नहीं मिलता दोस्तों। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारे देश में जो आर्ट्स एक कला है और जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें 10 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक वगैरह वगैरह। तो इन रसों का, इनमें 2-3 रसों का एक साथ किसी कलाकृति में पाया जाना अच्छा भी माना गया है, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख, हर्ष यानी प्रसन्नता और विषाद यानी दुख या शोक आते रहते हैं कभी कभी। लेकिन एक साथ 2 रस आए तो अच्छा है, लेकिन भारत की जो परंपराएं हैं उनमें करुणा का हास्य में बदलना ऐसा कभी नहीं है। करुणा का हास्य मतलब आप रो रहे हो और रोते रोते एकदम हंस पड़ो, ये बहुत कम पॉसिबल है। ऐसी घटनाएं हमारे देश की जो अभिनय कला है या जो नाट्य कला है उसमें बहुत कम मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़े जो अभिनय करने के जो नाट्य है, जो ग्रंथ है, वो उनको माना जाता है रामायण और महाभारत। और रामायण महाभारत में जो हास्य है वो दूसरों पर है।
रावण और रावण के दरबार में जो हनुमान पर हंसते हैं तो खुद पर नहीं हंसते, वो दूसरों पर हंसते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के समय या पांडवों की हंसी जब भी उड़ाई जाती है तो कौरव हंसते हैं और वो पांडवों पर हंसते हैं, वो स्वयं पर नहीं हंसते। करुणा आना और स्वयं पे हंसना और फिर हास्य में बदलना करुणा का, ये तो चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ही ऐसा मिल सकता है ना। पर हमारे देश में जो रामायण महाभारत का हास्य है वो पर संताप यानी दूसरों के दुख से मोटिवेट होकर है, दूसरों के दुख से प्रेरित होकर है। दूसरा दुखी हो रहा है तो हमें हंसी आ रही है, ये हमारे देश की इन ग्रंथों में। लेकिन खुद पर हंसी आने का उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि हम खुद दुखी हो, तकलीफ में हो, तब हम अपनी पीड़ा पर हंसे। ये तो चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ही है। वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां करता है। इस संस्कृत के नाटकों में थोड़ा ऐसा होता है कि करुणा और हास्य मिले, लेकिन उसका जो एक सामंजस्य होना चाहिए वो संस्कृत ग्रंथों में भी नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कमी नजर आती है। मतलब चार्ली चैपलिन की फिल्मों में, उसके अभिनय में खुद पर हंसना और दूसरों में भी खुद पर हंसने की प्रेरणा या कुवत पैदा कर देना, ये चार्ली चैपलिन के अभिनय से ही सीखी जा सकती है। यहाँ इस गद्यांश का ये तात्पर्य है इस कथन का। आगे बढ़ते हैं। इसलिए भारत में चैपलिन का जो इतना ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, इसका एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर जो प्रभाव डाला होगा चार्ली चैपलिन की फिल्मों ने, उसका पर्याप्त मूल्यांकन तो अभी और होना है दोस्तों। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बत्तख पानी को स्वीकार कर लेती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं, और अंशतः एक तरह की कला ही सार्वजनिकता को ही रेखांकित करती है। जैसे बत्तख पानी को नेचुरल वे में स्वीकार कर लेती है, ठीक उसी प्रकार चार्ली चैपलिन के अभिनय कला को भारत के जनमानस ने एक्सेप्ट किया। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे आश्चर्य लगता है, लेकिन आप देखिए आगे किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जानीवा कर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच में नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। हम बहुत कम समय आता है जब किसी को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहते हैं, है ना, लेकिन जानी वाकर कहना हो, चार्ली कहना हो या और किसी का नाम लेना हो तो हम बहुत ज्यादा ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही अभिनय वालों का नाम लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ नायक की स्वीकार्यता उतनी नहीं है जितनी विदूषक की है। दरअसल मनुष्य खुद ईश्वर या नियति का विदूषक है। क्लाउन, जोकर या साइड की यह अकारण नहीं है। मतलब हम लोग जो जिन परिस्थितियों में है वो ईश्वर के द्वारा एक तरह से हम निर्धारित की हुई है और हमारी वही नियति है, वही हमारा भाग्य है, ऐसा अकारण नहीं है। महात्मा गांधी ने चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। मतलब महात्मा गांधी के जीवन में भी करुणा और हास्य का जो समावेश था, उसकी समानता या तुलना चार्ली चैपलिन से की जा सकती है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं गांधी जी और नेहरू जी ने भी चार्ली चैपलिन की निकटता चाहिए थी। इस पर भी एक प्रश्न है आपका, आपकी पुस्तक में, कि उन्होंने क्यों सानिध्य चाहा था। भैया महात्मा गांधी के जीवन में भी चार्ली चैपलिन के जीवन की तरह संघर्ष था, करुणा थी, और करुणा के साथ हास्य का सामंजस्य कहीं ना कहीं था। इसी विशेषता से वो चार्ली चैपलिन को पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने सानिध्य चाहा था। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। वो क्या है, आवारा सिर्फ दी ट्रम्प का शब्दानुवाद नहीं था, बल्कि वो चार्ली का भारतीयकरण ही था। ये अच्छा था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की।
राज कपूर के आवारा, श्री 420, इन फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों को अपने पर हंसने की परंपरा ही नहीं थी। जब आवारा और 420 फिल्म बनी तो चार्ली चैपलिन के अभिनय की नकल के साथ साथ या उसके अभिनय को स्वीकार करते हुए हमारे देश में भी ये परंपरा स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन एक गैर ट्रैम्पनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार भी आ गए, इन्होंने बाबुल, शबनम कोहिनूर, लीडर गोपी बनाई। फिर देवानंद आ गए जिन्होंने 9-2-11, फंटूस, तीन देवियां फिल्म बनाई। फिर शम्मी कपूर आ गए, अमिताभ बच्चन आ गए, अमर अकबर, एंथोनी बनाई, और श्रीदेवी तक भी किसी न किसी रूप में चैपलिन का जो कर्ज है वो ये लोग स्वीकार कर चुके। कहीं ना कहीं इन्होंने चार्ली चैपलिन की एक तरह से नकल किया, उससे बहुत कुछ सीखा है। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से नहीं बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्य दोनों था। कि करुणा तो इस बात पे कि जो है अर्जुन की क्या स्थिति हो गई, और हास्य इस बात पे कि अपने आप को जो बड़ा धनुर्धर समझता उसकी हालत किस तरह से डाकुओं ने कर दी थी। ये भी एक महाभारत में उदाहरण है। ये सिर्फ इसकी एक ट्रेजेडी व्याख्या ही स्वीकार की गई है। आज फिल्मों में किसी नायक को जब हम झाड़ुओं से पिटता भी दिखाया जाता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ऐसी फजीहतें याद आती है। ये इस तरह के दृश्य जो है चार्ली की फिल्मों में, उसके अभिनय में बहुत ज्यादा आते हैं। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। देखो, जो फिल्में गूंगी होती है, जिनमें भाषा नहीं होती है, जिनमें बोलती हुई नहीं रहती है, उनमें ज्यादा मेहनत की और ज्यादा मानवीय होने की, ज्यादा प्रभाव डालने की आवश्यकता होती है। सवाक चित्रपट जो बोलती हुई फिल्में, उन पर तो कई बड़े बड़े कॉमेडियन हो गए, लेकिन गूंगी फिल्मों में कॉमेडियन होना भयंकर और बहुत ही अधिक दुष्कर कार्य है। लेकिन ये चैपलिन में था, उनकी सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए लोग, इसकी पड़ताल तो अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना, किसी भी उम्र में वो हमेशा अपने आप को युवा जैसी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है। बच्चों जैसे दिखना एक विशेषता तो है ही, बच्चों जैसी वो दिखता था, तो हमेशा बच्चों जैसा दिखता था, यंग दिखता था, लेकिन वो उसकी वृद्धावस्था की हरकतें कभी उसने 50, 60, 70 साल की उम्र के अभिनय में भी नहीं की। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगता है। यानी सबको लगता है कि ये तो अपने ही देश का व्यक्ति है, और इसकी जो कला है, जो इसकी एक्टिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ये चार्ली चैपलिन की बहुत बड़ी विशेषता है। यानी उनके आसपास की जो भी चीजें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें सब रहते हैं, वे एक विदेश या परदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे चैपलिन हम बन जाते हैं, मतलब हमें चैपलिन के अभिनय में कहीं ना कहीं स्वयं का जीवन या स्वयं का उदाहरण दिखाई देता है। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफका है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है ना। यहाँ जो कीटन एक कलाकार है, उसकी प्रतिभा को चैपलिन से कम बताया गया है ना। प्रेमचंद का जो, प्रेमचंद की जो कहानियां है, प्रेमचंद के जो उपन्यास है, उनमें जो हास्य और करुणा का मेल है, वैसा कीटन के हास्य में नहीं है। इसलिए वो एक केवल उदाहरण है, काफ्कायन एक उदाहरण कह दीजिए, या एक छोटा रूप कह दीजिए, बहुत छोटा है ना। आगे एक लास्ट पैराग्राफ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हमारे पाठ का समापन हो जाएगा। एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के खुद पे हंसने और स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की कोई परंपरा ही नहीं है। हमारे देश के सारे त्योहार में केवल एक होली का त्योहार है, जिसमें हम एक दूसरे पर रंग लगाकर खुद पर ही हंसते हैं, है ना। ये खुद पर हंसना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसका उदाहरण केवल एक होली का त्योहार है। चार्ली चैपलिन के पूरे अभिनय में वो खुद पर हंसता है। गांव में, लोक संस्कृति में तब भी वो शायद हो इस तरह का, लेकिन नागर यानी नगर की सभ्यता में तो ये बात थी ही नहीं। चैपलिन का भारत में बात तो यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी पढ़ रहा हूं, इसको प्रश्न के उत्तर की तरह आप समझ लीजिए कि चार्ली खुद पर कब हंसता है। वो स्वयं पर तब हंसता है जब वो स्वयं को गर्वोन्मत्त
अपने आप को गर्व से उन्मत्त समझता है, पागल समझता है और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और सफलता और सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि की अपने आप को प्रतिमूर्ति मानता है। दूसरों से ज्यादा जब वो खुद को शक्तिशाली और श्रेष्ठ मानता है, तब वो हंसता है अपने आप पे। अपने वज्रादपि कठोरानी और मृदुनी कुसुमादपि क्षण में दिखाता है। वज्रादपि कठोरानी यानी वज्र से भी अधिक कठोर, और मृदुनी कुसुमादपि यानी मृदु यानी कोमल और कुसुम यानी फूल, फूल से भी अधिक कोमल वो क्षण होते हैं चार्ली के जीवन में, और वज्र से भी ज्यादा कठोर क्षण होते हैं जब वो स्वयं पर हंसता है। ये बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है और एक प्रश्न का उत्तर भी है। तब ये समझिए कि कुछ ऐसा ही हुआ चाहता है कि सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस से उठेगी। अपने जीवन के मतलब ऐसी स्थिति में अहंकार नहीं रहता। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीली ही होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते रहते हैं। कहीं न कहीं हम चार्ली के एग्जाम्पल होते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लैव्य और पलायन के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं, है ना। हमारे जो हम जब बहुत वीरता दिखाने का समय आता है, तब हम लोग क्लैव्य और पलायन के शिकार हो जाते हैं। यानी तब हम सहन नहीं कर सकते। हम या तो दुख मना लेते हैं, शोक कर लेते हैं, या हम भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से। तो ये कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम लाचारी में जीत जाएं, लेकिन जनरली हम सबके जीवन में वो चीजें नहीं आती जिन क्षणों में चार्ली हंसता है। मूलतः तो हम सब चार्ली ही है, क्योंकि जो जीवन में चार्ली ने संघर्ष किया और जो जीवन मूल्य पाए, वो सब जीवन मूल्यों का संबंध और संघर्ष का हमसे भी है। क्योंकि हम सुपरमैन तो नहीं हो सकते, है ना। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्षों में जब हम आईना देखते हैं, तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। यानी हम चाहे कितने भी सत्ता को प्राप्त करने वाले हो जाएं, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो जाएं, जब हम अपने अहंकार में के मद में अपने आईने में देखेंगे अपनी हकीकत, तो हमारा चेहरा चार्ली चार्ली हो जाएगा। यानी चार्ली के जीवन की तरह हमें भी अपना जीवन लगेगा। दोस्तों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपके पाठ में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन सब प्रश्नों को मैंने पढ़ाते समय व्याख्या में समझा भी दिया है और आपको बताया भी था। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आपको समझना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप हमारे कम्युनिटी पेज पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएं। आपको सारे प्रश्नों के हल, गद्यांशों की व्याख्या और विशेष सरल सहज भाषा में सारे नोट्स निःशुल्क मिल जाएंगे। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत लोग चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास और वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ेगा, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।